नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की। पहले बात करेंगे झारखंड की। झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रमुख कोयला कारोबारियों और कथित कोयला माफियों के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करते हुए एक बड़ी तलाशी अभियान शुरू किया है। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद हुआ है। ईडी कोयला कारोबारियों और कथित कोयला माफियों को निशाना बना रही है। कोयला घोटाले के सिलसिले में पहले दिल्ली तलब किए गए एक प्रमुख कोयला कारोबारी नरेंद्र खड़का के सल्टा लेक स्थित एके ब्लॉक स्थित आवास पर तलाशी ली गई है। ईडी ने कोयला कारोबारियों और कोयला माफियों से जुड़े कई घरों और कार्यालयों पर एक साथ छापेमारी की है। रांची स्थित ईडी टीम ने झारखंड के 18 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई कोयला चोरी और तस्करी से जुड़े कई बड़े मामलों पर आधारित है। जिन मामलों में कार्रवाई हो रही है उनमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल से जुड़े केस शामिल हैं। इन मामलों में भारी पैमाने पर कोयला चोरी और सरकारी राजस्व की सैकड़ों करोड़ रुपए की हानि की बात सामने आई है। इसके साथ ही ईडी की दूसरी टीम ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई अवैध कोयला खनन, गैर कानूनी परिवहन और कोयले के अवैध भंडारण के मामलों से जुड़ी है। जिन मामलों के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है उनमें नरेंद्र खड़का, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी, कायल समेत कई अन्य नाम शामिल हैं। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ बजनरी की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आज से शुरू होने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को लेकर भी उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत सरोवर योजना आदि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की गहन समीक्षा की गई। तो वहीं लगान म्यूटेशन, जमाबंदी, सुधार, दाखिल खारिज के लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं जिला के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं एवं दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा हुई। साथ ही उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें। गढ़वा जिले में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसे पुलिस ने ऑनर किलिंग की गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया है। गढ़वा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी की हत्या कर उसके परिजनों द्वारा शव को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन समय रहते मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जलती चिता से शव को उतार कर अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में मृतका के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान परिजनों ने किशोरी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई इतनी गंभीर थी कि किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को छुपाने के लिए परिजनों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। सबूत छुपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास जब परिवार वालों को सुनिश्चित हो गया कि बच्ची की मौत हो चुकी है, तब उन्होंने आनन फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी की। गांव के कुछ लोगों की मदद से शव को गांव के पास स्थित बघी शमशान घाट ले जाया गया। वहां चिता तैयार कर शव को रखकर अंतिम संस्कार शुरू भी कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि शव पर आग भी लगा दी गई थी। इसी बीच किसी ग्रामीण ने घटना की सूचना गढ़वा पुलिस स्टेशन को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत शमशान घाट पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि यह अत्यंत संवेदनशील और जघन्य मामला है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
हत्या साक्ष्य नष्ट करने और षड्यंत्र रचने की धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। बोकारो पुलिस द्वारा एक अंतर प्रांतीय बाइक चोरी गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। बोकारो जिले से बाइक चोरी करके उसे निकटवर्ती पुरुलिया जिले में, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य का जिला है, वहां उसे सस्ते दामों में बेचा करते थे। कुल 9 बाइकों की रिकवरी की गई है। सभी मोटरसाइकिलों को पुरुलिया से ही रिकवर किया गया है। बीलीडीह थाना क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसके आलोक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम गठित की गई, जिसने लगातार तकनीकी और मानवीय इनपुट जुटाकर अंतरप्रांतीय बाइक चोरी गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर कुल 9 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनमें कुछ बिना नंबर की बाइक भी शामिल हैं। जांच में पता चला कि इस गिरोह का मुख्य सरगना शमशेर आलम है, जो चोरी की मोटरसाइकिलों को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में खपाया करता था। उसका सहयोगी अंगद कुमार बाइक को बंगाल में बेचने और छिपाने में मदद करता था। गिरफ्तार तीनों आरोपी अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह के और सदस्यों की तलाश जारी है और आगामी दिनों में और भी चोरी की बाइक बरामद होने की संभावना है। बालीडीह थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह, जैसे कि रेलवे कॉलोनी, रेलवे गुड शेड, गोविंद मार्केट और भी बहुत जगहों पे जो है मोटरसाइकिल की काफी घटनाएं जो है घटित हो रही थी। उसी को उद्भेदन करने हेतु और कौन संलिप्त व्यक्ति है, अपराध कर्मी है, उनको गिरफ्तार करने हेतु एक छापामारी दल का गठन जो है डीएसपी हेडक्वार्टर अनिमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में किया गया था। विभिन्न सूत्रों से जानकारी प्राप्त करते हुए, तकनीकी अनुसंधान करते हुए जो है हमारी टीम ने जो इस गिरोह का मुख्य सरगना है शमशेर आलम, उस तक पहुंचे। तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों की निशानदेही पर वर्तमान में लगभग 9 बाइक्स रिकवर की गई हैं, जो कि कई कांडों में जो है चोरी की गई है। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि कामेश्वर साहनी को 4 गोलियां मारी गई हैं। जनता विकास पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर सहनी को अपराधियों ने 4 गोलियां मारकर भून दिया। सहनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये जघन्य वारदात आज अहले सुबह उस समय हुई जब कामेश्वर सहनी शौच के लिए जा रहे थे। अपराधियों ने इसी दौरान उन्हें निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। ये घटना दरपा थाना क्षेत्र के तिनकोनी गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। रक्सौल डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। ये हत्या इलाके में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 27 अक्टूबर 2025 को जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रमना निवासी जगजीत सिंह के घर में चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे गहने चोरी कर लिए थे, जिसको लेकर मिठनपुर थाना में कांड दर्ज करवाया गया। मामले के सफलतापूर्वक होने के लिए तकनीकी तरीके से जांच शुरू की गई। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर सीतामढ़ी जिले के बेला थाना क्षेत्र के चांदपुरा निवासी शेख आमिर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से चोरी के गहने भी बरामद किए गए हैं। सख्ती से पूछताछ के दौरान शेख आमिर ने बताया कि वो दुकानदार को चोरी का गहना बेच देता है। उसके निशानदेही पर सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना निवासी कन्हैया कुमार और बाजपट्टी थाना निवासी विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ज्वेलरी की दुकान का संचालन करते हैं। इनके पास से करीब 40 लाख रुपए के गहने बरामद हुए हैं। वहीं अन्य सामानों की बरामदगी व गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।
आपको बता दें, मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 27 अक्टूबर 2025 को जिले में मिट्ठनपुरा थाना क्षेत्र के रमना निवासी जगजीत सिंह के घर में चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे गहनों की चोरी कर ली, जिसको लेकर मिट्ठनपुरा थाना में कांड दर्ज करवाया गया। मामले के सफल उद्भेद के लिए तरीके से जांच शुरू की गई। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर सीतामढ़ी जिले के बेला थाना क्षेत्र के चांदपुरा निवासी शेख अमीर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से चोरी के गहने भी बरामद किए गए। सख्ती से पूछताछ के दौरान शेख आमिर ने बताया कि वो दुकानदार को चोरी का गहना बेच देता था। उसकी निशानदेही पर सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना निवासी कन्हैया कुमार और बाजपट्टी थाना निवासी विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों ज्वेलरी की दुकान का संचालन करते हैं। इनके पास से करीब 40 लाख रुपए के गहने बरामद हुए हैं। वहीं अन्य सामानों की बरामदगी व गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पिछले माह अक्टूबर 27 तारीख को मिट्ठनपुरा थाना में एक शिकायत दर्ज हुआ है। वादी जगजीत सिंह उनके द्वारा बताया गया है कि उनका घर में अज्ञात चोर के द्वारा ताला तोड़कर ज्वेलरी चोरी कर ली गई करके एक शिकायत दर्ज किया गया है। शिकायत मिलते ही थाने में कांड दर्ज किया गया है और इसमें कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक का निर्देशन में और पुलिस अधीक्षक नगर अनुश्रवण में एसडीपी को नेतृत्व में एक एसआईटी गठित किया गया था, जिसमें जिला का सूचना इकाई टीम और थाना अध्यक्ष अपना टीम को भी शामिल किया गया है। गठित टीम के द्वारा तकनीक बिंदु पर लगातार कार्य करते हुए इसमें जो घटना में जो संलिप्त अपराधकर्मी है शेख अमीर सीतामढ़ी से उसको गिरफ्तार कर लिया है। मोकामा 4 लेन पर अयोध्या से सिमरिया जा रही तीर्थयात्री बस 20 फीट नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में एक महिला तीर्थयात्री की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 25 यात्री जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को मोकामा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मधुबनी जिले से तीर्थ धाम पर सभी लोग निकले थे। अयोध्या से लौटकर सिमरिया धाम जा रहे थे। बस पर कुल 40 से ज्यादा लोग सवार थे। बरहपुर बाईपास में चालक को झपकी लग गई और बस 20 फीट नीचे जा गिरी। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को एम्बुलेंस से मोकामा पहुंचाया गया है। मोकामा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के समता कॉलोनी फर्जीवाड़ा बलौद में प्रशासनिक गिरावट की सबसे शर्मनाक मिसाल बनकर एक खबर सामने आई है। खसरा 125 और 147 में रकबा बढ़ाकर जमीन बेचने का अपराध रिकॉर्ड में दर्ज है। आरोपी सामने हैं, जिनका नाम अनंतराम, महेंद्र, कमलेश और झाड़ूराम बताया जा रहा है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोग साफ कह रहे हैं कि अधिकारी माफियाओं को ढाल बनकर बचा रहे हैं। अब लोगों से 7 दिन की चेतावनी प्रशासन को दी है और कहा है कि कार्रवाई न हुई तो आंदोलन की गूंज सत्ता के गलियारों तक सुनाई देगी। ये वार्ड नंबर 15 है, रामनगर डोडी लोहारा आदिवासी कॉलोनी। कौन बेचे आप लोग? कमलेश कुमार जैन डोंडी लोहारा रहने वाला है और यहाँ तक बोला कि मैं गार्डन बना के दूंगा, सीसी रोड बना के दूंगा, नाली निर्माण करके दूंगा, पूरा फैसिलिटी दूंगा, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं है। कब से आप लोग बसे यहाँ पे? यहाँ पर 10 साल 12 साल हो गया बसे। तो आप लोग को कमलेश जैन बेचा है? जी हाँ, कई बार हम लिखा पढ़ी करके भी दिए, हाँ बोल दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कोतवाली कवर्धा को सरोदा रोड पर 6 बदमाश मिले जो राहगीरों को डरा धमकाकर पैसा वसूल कर रहे थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने नकदी, मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जो उनके गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि ये बदमाश कई दिनों से इस इलाके में डर का माहौल बना रहे थे और राहगीरों को परेशान कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाते हुए लोगों से सतर्क रहने तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है।
एसडीएम ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। बदमाशों को 170 बीएनएसएस की धारा पंजीबद्ध कर कवर्धा एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शक्ति पुलिस की मानवीय पहल एक बार फिर चर्चा में है। गुम हुए मोबाइलों को खोजकर उनके असली मालिकों को सौंपा गया, जिससे मोबाइल धारकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में मौजूद आम लोगों को पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के तरीके भी बताए और जागरूक किया। शक्ति जिले के लगातार बढ़ते मोबाइल गुम होने के मामलों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया था। साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने 70 गुम मोबाइल को ट्रेस कर रिकवर किया। इसके बाद उन्हें उनके मालिकों को सौंपा गया। कई लोग ऐसे थे जिन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उनका मोबाइल कभी वापस मिलेगा, लेकिन पुलिस की मेहनत से आज वो अपना फोन वापस पाकर बेहद खुश नजर आए। जितने भी हम लोगों ने मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किए और जिनको मोबाइल मिला उनको निश्चित ही खुशी मिल रही होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल गुमना और मोबाइल में जो डाटास रहते हैं हमारे, चाहे वो कॉन्टैक्ट लिस्ट हो, चाहे हमारे जो भी मैसेजेस वगैरह, जो पर्सनल फोटोग्राफ्स वगैरह रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली उसमें टच रहता है। तो निश्चित ही जब मोबाइल मिलता है और जब हम हितग्राही को सौंपते हैं तो निश्चित उनके मन में एक अलग से मुस्कुराहट होती है। तो निश्चित हमारे लिए शक्ति पुलिस ने बहुत अच्छा अभी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और आगे भी जितने भी और भी मोबाइल गुमने की सूचना होगी उसको भी हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे को आप लोगों के माध्यम से कहना भी है कि जो भी मोबाइल धारक है उनको मोबाइल को संभाल के रखें और अगर कहीं पर भी घूमते हैं तो उसकी तुरंत सूचना हमारे साइबर सेल को, हमारे पुलिस थाना को दें, ताकि हम उसको जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश कर सकें। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव 2025 के दूसरे दिन भी कला और संगीत की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय के संगीत संकाय की प्रस्तुति से हुई, जिसने वातावरण को सुरमय बना दिया। इसके बाद दिल्ली के शास्त्रीय गायक पंडित हरीश तिवारी ने रागों की मधुर साधना से श्रोताओं को बांधे रखा। कोलकाता से आए दिग्गज सितार वादक पद्मभूषण पंडित बुधात्य मुखर्जी की प्रस्तुति शाम का मुख्य आकर्षण बनी। दिल्ली के व्योमेश शुक्ला एवं समूह द्वारा प्रस्तुत राम की शक्ति पूजा ने मंच पर गहराई और भावपूर्ण ऊर्जा भरी। वहीं गंडई के पीसी लाल यादव एवं समूह ने दूध मोगरा की लोक धुनों से छत्तीसगढ़ संस्कृति की सुगंध बिखेर दी। खैरागढ़ महोत्सव पिछले 3 साल से नहीं हुआ था, जो कि हम लोकल खैरागढ़ के हैं, ये हर साल होना चाहिए। खैरागढ़ के साथ साथ आसपास के जो गांव वाले हैं वो उन लोग को भी मौका मिलता है। बाहर से इतने सारे कलाकार जो आते हैं, इनको देखने का शायद ही हमको मौका मिल पाएगा अगर ये महोत्सव ना होगा। तो इनके चलते और 3 दिन का बहुत ही अच्छा महोत्सव होता है। कल से स्टार्ट हुआ, मैं कल भी आया था अपनी फैमिली के साथ, आज भी आया हूँ। तो ये जो 3 साल का भी जो ब्रेक हुआ था वो ना हो के ये हर साल निरंतर चलते रहना चाहिए। तो सबके लिए बहुत अच्छा ही है, हमारे खैरागढ़ वासी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा ही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के बसंत पंडो और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जब प्यार से गोद में उठाया उन्हें, तो तब से वे उनके दत्तक पुत्र के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन 7 दशक गुजर जाने के बाद भी आज तक पंडो समाज विकास की राह देख रहा है। बसंत को वह जमीन भी नहीं मिली जिसका उसे वादा किया गया था। अब जब वे अपने मांगों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले तो पुरानी उम्मीदें फिर से ताज़ा हुईं। व्यस्त कार्यक्रम के चलते कुछ बातें अधूरी रह गई, लेकिन 79 वर्षीय बसंत पंडो की आंखों में उम्मीद और खुशी दोनों की चमक दिखाई दी। बीस नवंबर 2025 को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का सरगुजा आगमन हुआ।
79 वर्षीय बसंत पंडो, जिन्हें कभी देश के पहले राष्ट्रपति ने गोद में खिलाया था, वर्तमान राष्ट्रपति से मिले। बसंत राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर बेहद खुश नजर आए। हालांकि राष्ट्रपति के अत्यंत व्यस्त शेड्यूल के कारण बसंत उनके समक्ष बैठकर अपनी व्यवस्था विस्तार से नहीं सुना सके, लेकिन उन्होंने एक मांग पत्र के जरिए अपनी और अपने समाज की बात उन तक पहुंचाई। अच्छा, जमीन का पट्टा का मांग किया आप लोग? कितने एकड़ जमीन का पट्टा का मांग है आप लोगों का? हम लोग का तो राजेंद्र प्रसाद बोल रहे थे 10 एकड़ देने का किया था। अच्छा, 10 एकड़ पट्टे का मांग है आप लोगों का? मतलब उतना नहीं है, तो जितना भी मिला है ना, काफी थोड़ा थोड़ा, उसका भी मिल जाए तो अच्छा था पट्टा। अच्छा, और पहला नौकरी का था, मांग किया, एक ठो हॉस्पिटल का और एक ठो छात्रावास पहली से लेकर 5वीं तक गांव में सुविधा हो जाता, उसका भी बात की मेरे बड़े पिताजी। और जिसे हम लोग पर सरकार यहाँ जाति निवास नहीं बनता है, उसका भी चर्चा की। और वो चीज़ बोलते हैं कि हमको राज्य सरकार से दर्जा मिले, सरकार के पास हम लोग को दत्तक पुत्र के जाने जाते हैं। यह कहानी पंडो जनजाति की है, जिसे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है। 1952 में जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार सरगुजा आए थे, उनकी इच्छा पंडो जनजाति से मिलने की थी। मुलाकात के दौरान डॉक्टर प्रसाद ने पंडो समाज के एक छोटे बच्चे को गोद में उठाया और उसे कपड़े और स्लेट भेंट की। उन्होंने उस बच्चे का नाम बसंत पंडो रखा। डॉक्टर प्रसाद जिस गांव में रुके, वह आज पांडु नगर के नाम से जाना जाता है। जिस घर में उन्होंने विश्राम किया, उसे देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन होने का गौरव प्राप्त है। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर बसंत पंडो ने 5 बिंदुओं पर आधारित एक मांग पत्र सौंपा है। उनकी मुख्य उम्मीदें पंडो समाज के उत्थान से जुड़ी हैं, जो आज भी अधूरी हैं। ये मांगे हैं: 79 साल पहले उन्हें 10 एकड़ भूमि देने की बात थी, उस जमीन की मांग। क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल की मांग। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास निर्माण की मांग। पंडो समाज से जुड़ी अन्य समस्याएं सुलझाने की मांग। बसंत को उम्मीद है कि दूसरी बार सरगुजा की धरती पर राष्ट्रपति के आगमन से शायद अब उनकी और पंडो समाज की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। कुछ इच्छाएं पूरी हुई तो कुछ बातें अभी अधूरी हैं, लेकिन उम्मीद का दामन अब भी थमा हुआ है। अभी हमें सूरजपुर जिले के बसंतलाल पंडो जी के यहाँ, जिनको सन 1952 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा गोद लिया गया था और उनका नामकरण किया गया था बसंतलाल पंडो। आज 73 वर्ष पूरे हो गए हैं और 73 वर्ष पूरे होने के बाद भी इनके घर की क्या स्थिति है और क्या दुर्दशा है, हम देखने के लिए इनके घर पे आए हुए हैं और इनके परिवार के सदस्यों से इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सरकार के द्वारा उन्हें क्या आर्थिक मदद मिली या नहीं मिली। और आगे मतलब इस बारे में हम इनसे बात करना चाहेंगे कि कल यहाँ पे सरगुजा जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हुआ था दूसरी बार, तो हम बसंतलाल पंडो जी से जानना चाहेंगे कि कल उन्होंने उनसे भेंट मुलाकात की और वो अपनी बातों को किस प्रकार से राष्ट्रपति जी के पास रखे और उनसे क्या चर्चा हुई और क्या बात हुई उनकी आर्थिक स्थिति के लिए और भी जमीनों को लेकर, उनको पट्टा मिलना नहीं मिलना को लेकर। इस संदर्भ में हम उनसे बात करते हैं। सूरजपुर से एपीएन न्यूज के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटकों को त्वरित, सुगम और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर भोपाल से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ किया है। ये सेवा मध्य प्रदेश को हवाई पर्यटन के एक नए युग में प्रवेश कराने वाली है। आध्यात्मिक, इको पर्यटन और वन्य जीव पर्यटन स्थलों के बीच तेज और सहज हवाई संपर्क सुनिश्चित करते हुए इसका नियमित संचालन प्रारंभ हुआ है। नई सुविधा से पर्यटकों को कम समय में अधिक गंतव्यों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा और राज्य की पर्यटन क्षमता को नए आयाम प्राप्त होंगे। इस सेवा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक की यात्रा अब मात्र 20-40 मिनट में संभव होगी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्त जजों को अब लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले उन्हें प्रतिवर्ष नवंबर में भत्तों के भुगतान के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था। हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने इस संबंध में जारी परिपत्र को वापस ले लिया है। दरअसल फॉर्मर जजेस वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर कर कहा था कि निचली अदालतों से रिटायर होने वाले जजों को मेडिकल और घरेलू भत्तों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, जो कि उनके लिए मुश्किल है, खासकर उन जजों के लिए जो दूसरे प्रदेशों या विदेशों में रहते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सेवानिवृत्त जजों को इस औपचारिकता से निजात मिल गई है। प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल ने आज सुबह श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में उपस्थित होकर दर्शन लाभ प्राप्त किए। दर्शन के बाद नौटियाल का मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर जुबिन नौटियाल ने उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर की व्यवस्था और भव्यता की सराहना की और सभी देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। अब बात करेंगे मुंबई महाराष्ट्र की। कृषि मंत्री दत्ता मामा भरणे के अमरावती दौरे के दौरान कांग्रेस और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने पुलिस पर आरोप लगाए कि वे कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन से पहले ही हिरासत में ले लिया है। यशोमती ठाकुर ने पुलिस की कड़ी आलोचना की और प्रशासन के रुख पर सवाल उठाए हैं। ठाकुर ने भाजपा शिंदे गुट के विधायक संजय खोड़के पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे अमरावती में मनमानी कर रहे हैं। नवी मुंबई में बनने वाले नए महाराष्ट्र भवन के स्थल पर सरचंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार का प्रतीकात्मक पिंडदान कर अपना विरोध व्यक्त किया है। पिछले 20 वर्षों से लंबित महाराष्ट्र भवन का काम पिछले महीने ही शुरू हुआ है, लेकिन काम शुरू होने के बावजूद वहां कोई भी सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया, जिसके चलते ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये काम नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर केवल दिखावा करने का साठी शुरू किया गया है। वसई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 13 वर्षीय छात्रा काजल गौंड की मौत हो गई। आरोप है कि उसकी शिक्षिका ममता यादव ने उसे कक्षा में देर से आने के कारण अमानवीय सजा दी। ममता यादव ने काजल को पीठ पर स्कूल बैग रखकर 100 उठक बैठक करने की सजा दी, जबकि उन्हें पता था कि काजल की तबीयत नाजुक है। इस सजा के कारण काजल की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वाले पुलिस ने ममता यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने ममता यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अज्ञात चोरों ने ऐरोली के लेवा पट्टीधार समाज हॉल में एक विवाह समारोह के दौरान मंच पर रखे सोने चांदी के गहने और नकदी से भरी पर्स चोरी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्ध युवकों और उनकी स्विफ्ट कार का पता लगाया है। फुटेज और आरोपियों की कार्यप्रणाली के विश्लेषण से पता चला कि ये गिरोह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कड़िया शाशी गांव का है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टीम को मध्य प्रदेश भेजा। पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से फरार आरोपियों में से एक महिला आरोपी अंजलि प्रदीप दफानी को हिरासत में लेकर चोरी का सारा माल बरामद कर लिया। अब बात करेंगे पंजाब की। आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश जनरल सेक्रेटरी बलतेज पन्नू पदभार संभालने से पहले
ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दुख निवारण कर में नतमस्तक होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि परमात्मा का शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री पंजाब भगवत सिंह मान, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा तथा पंजाब प्रदेश प्रभारी मनीष सिसोदिया तथा पार्टी वॉलंटियर्स का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्य के काबिल समझा। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।